वेलकम टू एकेडमिक रिजोन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट किया था एक नया सेक्शन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हम लोग उसी का एक सब टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे और वो है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से देयर वाज अ मिसिंग ऑफ नेशनलिज्म जो फीलिंग है उस वो जो है मिसिंग थी। और उसके मिसिंग होने की वजह क्या थी? तो सबसे पहली वजह तो ये थी कि देयर वेर नो नेशन स्टेट्स इन यूरोप एज वी कैन सी टुडे। उस समय ऐसा कोई नेशन स्टेट्स नहीं था, कोई कंट्री फॉर्म नहीं था। जिस तरह से अगर आज हम लोग देखते हैं देयर आर डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट, लेकिन ऐसा उस समय नहीं था। द कॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज और मिलिट्री कैंप्स में जो है वो डिवाइडेड थे, कैंटोन्स में वो डिवाइडेड थे। तो इस तरह से हम लोग ने डिस्कस किया था कि किस तरह से देवर द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, और जिनमें नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो इस वजह से मिसिंग थी, क्योंकि दे कांट कनेक्ट देमसेल्फ। अब उनके पास कोई रीजन नहीं था कि वो खुद को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, बिकॉज देयर वाज अ डाइवर्सिटी एवरीवेयर, और जिसकी वजह से देयर वाज अ मिसिंग ऑफ दैट नेशनलिज्म। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अबाउट अ नेक्स्ट सेक्शन। तो हम लोग जो है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म जो है वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मेकिंग एक्चुअली ये फॉर्मेशन कैसे हुआ स्टेप वाइज हम लोग ये जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का सेक्शन है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट एरिस्टोक्रेसी और उसके बाद हम लोग बात करेंगे द इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी क्या हुआ? एरिस्टोक्रेसी अबाउट इट इज अबाउट नोबल, जो राजघराने से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, जो नोबल्स होते हैं, जो पावरफुल पीपल होते हैं। और ये हम लोगों को मालूम है कि जो एरिस्टोक्रेसी था दे वर द डोमिनेटिंग क्लास ऑफ यूरोप एट दैट टाइम टिल द मिड 18th सेंचुरी तक ये एक डोमिनेटिंग क्लास था। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट वो मैंने लिखा है, सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास। अगर सोशली बात कर ले, हम लोग पॉलिटिकली बात कर ले, तो ये जो एरिस्टोक्रेसी थे सोशल वे में भी और पॉलिटिकल वे में भी जो है यूरोप के एक डोमिनेंट क्लास थे। दैट मींस सबसे पावरफुल रूलिंग क्लास थे। और हियर इज रिटन लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। लैंडेड मीन्स कि उनके अपने पास डेफिनेटली, अगर हम लोग एरिस्टोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम लोग नोबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो दे डेफिनेटली हैव अ लार्ज स्टेट। उनके पास बहुत सारे वेल्थ रहे होंगे, बहुत बड़े स्टेट के मालिक रहे होंगे। तो यहाँ पर इसी बात को क्लियर कर दिया गया है कि सोशली और पॉलिटिकली दोनों वे में दे वर द डोमिनेंट, दे वर पावरफुल, united by a common way of life cut across regional division. Let me tell you, यूरोप की बात हो रही है। यूरोप is not a very small continent, although ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट में जरूर आता है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है। तो यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी की अगर बात करें तो ये जो एरिस्टोक्रेसी थे, अब कोई सिर्फ एक एरिस्टोक्रेसी तो होंगे नहीं, मीन्स नोबल जो फैमिली होंगे सिर्फ एक तो होंगे नहीं, बहुत सारे नोबल फैमिलीज होंगे। तो दे वेर समहाउ कनेक्टेड टू ईच अदर। सारे जो एरिस्टोक्रेसी थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। दैट मीन्स कि अगर कोई एक किंगडम का था तो उसका कनेक्शन जो था दूसरे किंगडम के साथ भी था, और इस तरह से उनका एक अपना रिलेशन बना हुआ था। तो ये तो क्लियर है कि जो भी जितने भी एरिस्टोक्रेसी होंगे, जो भी प्रिविलेज उन लोगों को मिलता होगा वो सबको ही बराबरी से मिलता होगा, और सबको उस पावर को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो दे वर कनेक्टेड विथ ईच अदर। थर्ड पॉइंट इज दैट स्टेट इन द कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेस। ये जो एरिस्टोक्रेसी थे, ये जो नोबल्स थे, दे हैव अ लार्ज स्टेट। उनके पास अपनी बहुत बड़ी संपत्ति थी, उनके पास अपने बहुत सारे लैंड थे। कहाँ? कंट्री साइड्स में थे, और उनके पास टाउन हाउसेस भी हुआ करते थे, बड़े बड़े हाउसेस हुआ करते थे। दैट मीन्स they have a lots of wealth. Spoke French for purposes of diplomacy and high society. यहाँ बात हो रही है about aristocracy की। तो एरिस्टोक्रेसी जो थे, जो नोबल्स थे, वो एक्चुअली कौन से लैंग्वेज यूज करते थे? तो दे मोस्टली यूज फ्रेंच लैंग्वेज। वो इसलिए बिकॉज दे थिंक ऑफ देमसेल्फ वेरी जो है रेपुटेड क्लास, वो अपने आप को समझते थे। और जो फ्रेंच जो लैंग्वेज था वो एक बहुत ही हाई क्लास लैंग्वेज समझा जाता था, इसलिए वो लोग जो है अपने सोसाइटी को हाई क्लास शो करने के लिए दे ऑल्फन यूज विच लैंग्वेज? वो फ्रेंच लैंग्वेज ही यूज करते थे। दे पावरफुल एरिस्टोक्रेसी न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। यहाँ लास्ट लाइन में ये क्लियर कर दिया गया है
कर दिया गया है कि ऑब्वियसली हम लोग ने जाना कि सोशली और पॉलिटिकली दे वेयर द पावरफुल वन, वो सोशली और पॉलिटिकली सबसे पावरफुल थे, उनके पास लार्ज स्टेट थे, दे हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ, दे हैड अ प्रिविलेज, सब कुछ थे। लेकिन अगर उनकी पॉपुलेशन की बात किया जाए तो क्या ये पॉपुलेशन में भी ज्यादा थे यूरोप में? तो नॉट एट ऑल। हियर इज बीन वेरी क्लियर कि न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, अगर न्यूमेरिकली देखा जाए, अगर काउंटेबल वे में इनको देखा जाए या फिर अदर क्लासेस के साथ इनको कंपेयर किया जाए तो ये बहुत थोड़े से थे, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी। बट ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम होते हुए भी कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि ये दे वेर द डोमिनेंट क्लास, दे वेर द पावरफुल क्लास। तो अगर ये इनका क्लास जो था, जो एरिस्टोक्रेसी थे, ये इनके पॉपुलेशन कम था, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका था? तो यहाँ थोड़ा सा एरिस्टोक्रेसी से हट जाते हैं और हम लोग बात करते हैं अबाउट हुज पॉपुलेशन वाज मोर इन यूरोप। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो था वो पीजेंट्री का था, पीजेंट्स का था, फार्मर्स का था। ये यूरोप में इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी। तो क्या पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, क्या वेल्थ भी उतना ही था जितना एरिस्टोक्रेसी के पास था? नो, नॉट एट ऑल। तो ये लोग कैसे खेती करते थे इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। वेस्टर्न यूरोप की अगर बात किया जाए तो बल्क ऑफ लैंड फॉर्म बाय टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, दैट मींस कि जो पीजेंट्स थे ऑब्वियसली उनको अपने ऑक्यूपेशन को तो कैरी ऑन करना ही है अपनी लिविंग के लिए। तो बल्क का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये जो पीजेंट्स थे वो लोग जिनके पास अपने लैंड्स नहीं होते होंगे, दे यूज टू टेक लैंड, वो क्या कहते हैं ना, भाड़े पर लैंड लेकर उस पर खेती करना। तो दे वे जो ऐसे करते थे, दे वे सेड टू बी टीनेंट्स, ठीक है। तो वो लोग जो है लैंडलॉर्ड से, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से जो लैंड लेते थे और उस पर जो है वो क्रॉप ग्रो करते थे। तो ऐसे पीजेंट्स बहुत ज्यादा थे, और भी बहुत सारे पीजेंट्स थे जिनके अपने पास थोड़ी बहुत जो थी, ऐसा नहीं कहते दे आल्सो हैव अ लार्ज स्टेट, थोड़ी बहुत जो लैंड थी इनके ऊपर ये लोग खेती करते थे। नाउ ये तो बात होगी वेस्टर्न यूरोप की। व्हाट अबाउट ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप? तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या था? दे हैव अ वास्ट स्टेट कल्टीवेटेड बाय सर्व्स। वास्ट स्टेट जो था वो किनका था? तो स्टेट्स अगर मैंने बात की कि ये जो बड़े लैंड्स थे वो किनके थे? दे वेयर ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो ये जो एरिस्टोक्रेसी थे, जो नोबल्स थे, ये लोग खुद तो खेती करेंगे नहीं, तो डेफिनेटली दे नीड वो लोगों को गुलाम चाहिए, उन लोगों को सर्वेंट चाहिए, जो ऐसे पीजेंट चाहिए जो उनके लैंड में जो है वो काम कर सके, ठीक है। तो ये जो है उनको मिल जाते थे, दे आर सेड टू बी सर्व। तो ये सर्व का मतलब ये है कि जो उनके लैंड में फ्री ऑफ कॉस्ट जो गुलाम जो होते थे, स्लेव्स जो होते थे, ये उनके खेतों में काम करते थे। तो किनके खेतों में? डेफिनेटली किनके फील्ड्स होते थे? ये होते थे एरिस्टोक्रेट्स के। और इन पे काम कौन करता था? सर्व्स करते थे, क्योंकि ये दे वेयर द स्लेव्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी के स्लेव्स होते थे। और समहाउ समझ लीजिएगा काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट ही उनसे बहुत ज्यादा पैसे तो उनको बहुत कम दिए जाते थे, एंड काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे काम लिया जाता था। दिस इज सेड टू अबाउट सर्व्स। तो इस टॉपिक में हम लोग ने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एरिस्टोक्रेसी, उनकी लाइफ कैसे होती थी, उनके वेल्थ के बारे में हम लोग जाना, उन लोगों के बीच में रिलेशंस कैसे होते थे, मैरिटल रिलेशंस होते थे, वो लोग एक दूसरे से जो है कनेक्टेड होते थे, मैरिजेस भी होती थी उनके बीच, जो मैंने बीच में बताना मैं भूल गई कि उनके बीच में मैरिज रिलेशंस होते थे। वो लोग आपस में जो है एक एरिस्टोक्रेसी जो है एक नोबल्स की शादी जो है दूसरी नोबल फैमिली में होती थी। तो इस तरह से दे यूजुअली कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। तो जो हमारा जो सब टॉपिक है एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, तो एरिस्टोक्रेसी के बारे में तो हम लोग जान गए और थोड़े बहुत पीजेंट्स के बारे में जान गए जिनकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थे। नाउ लेट्स मूव ऑन अबाउट द इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास का जो है इमर्जेंस कैसे हुआ? तो मिडिल क्लास क्या था? तो अगर आप लोगों को याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में दे यूजुअली हैव अ थ्री स्टेट्स के बारे में बात किए थे हम लोग, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ठीक है। कोई मिडिल क्लास की बात हम लोग नहीं किए थे, बट देयर वाज अ टाइम जब एक मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा था। तो ये इसकी इमर्जेंस कैसे हुई? तो लेट मी टेल यू कि अगर मिडिल क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं, मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ है विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, उसके बाद से एक नया सोशल ग्रुप जो है वो इमर्ज हुआ, एंड दैट इज अबाउट मिडिल क्लास। तो लेट्स लिटिल बिट डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर ये आई थिंक सबको मालूम होगा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी वो सबसे पहले किस कंट्री में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। यस ऑफ कोर्स। इज
given industrialization in England second half of the 18th century. तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ? इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, जो है इंडस्ट्रीज सेटअप होना शुरू हो गई थी. दैट मीन्स कि इसके इनिशिएट हो चुका था, इंडस्ट्री का इनिशिएशन हो चुका था. बट व्हाट अबाउट द अनदर कंट्रीज? इंडस्ट्रियलाइजेशन इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन. दैट मीन्स कि अलग दूसरे कंट्रीज में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरुआत हुई? ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. दैट मीन्स कि सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी तक इंग्लैंड में हो चुका था. ऑब्वियसली जब कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है या कुछ इन्वेंशन होता है तो दूसरे कंट्रीज में भी वो आता है, लेकिन इंस्टेंट तो नहीं आता है. तो यहाँ पर भी यही बात है, देयर इज अ लिटिल बिट गैप. ये मिड 18th सेंचुरी की सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी की बात हो रही है, और 19th सेंचुरी तक जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ फ्रांस और द पार्ट ऑफ जर्मन, जो है जर्मन के पार्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक न्यू सोशल ग्रुप जो है वो राइज हो रहा था. तो द इमर्जेंस ऑफ वर्किंग क्लास, ये आप लोगों को क्लियर होगा कि जब जहां फैक्ट्रीज होती है, हम लोग अपने कंट्रीज में भी देखे होंगे कि जहां फैक्ट्रीज होती है वहां वर्कर्स बहुत ज्यादा जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां कुछ ना कुछ उनको जॉब मिल जाएगा, राइट. तो इससे क्या हो रहा था कि जैसे कि इंडस्ट्रीज, इससे अगर हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात, ये इंडस्ट्री सेटअप की हम लोग बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें, तो इससे पहले भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी कंट्री साइड्स में, जो है वो इंडस्ट्रियल वर्क्स हुआ करते थे, लेकिन एक बड़े लेवल पे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था. लेकिन जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टैब्लिश हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लैंड एंड देन आफ्टर अनदर पार्ट ऑफ कंट्री, अनदर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर एक नया क्लास जो है वो इमर्ज हुआ. एंड व्हाट वाज दैट? दैट वाज द वर्किंग क्लास, जो इस इंडस्ट्रीज में जॉब करते थे इन अ डिफरेंट पोजीशन. नाउ द इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, और साथ ही साथ एक नया मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ, स्मॉलर इन नंबर, ऑल्दो स्टार्टिंग में ये कम थे क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सेटअप नहीं हुई थी. तो धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्री सेटअप होती गई और फिर इनका जो है एक कह दें कि ये इनका भी रोल जो है वो बड़ा होता गया टिल लेट 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी तक जो है मिडिल क्लास जो थे वो बहुत कम थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये मिडिल क्लास जो है दे इमर्ज एज अ न्यू ग्रुप. सोसाइटी का एक न्यू ग्रुप के थ्रू जो है वो इमर्ज हुए, और सिर्फ ये इमर्ज नहीं हुए, दे ब्रॉट अ चेंजेस इन अ सोसाइटी. फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद होगा, तो ये मिडिल क्लास ही था जो जिनकी वजह से जो है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाता है वो आया थी, क्योंकि somehow they were said to be educated, और रैशनलाइज करना ये लोग सीख गए थे. फिलोसफर्स इनको रैशनलाइज करना सिखा दिए थे, और इसकी वजह से जो है ये लोग क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिए थे, रैशनलाइज करना शुरू कर दिए थे. तो ये टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास, दे वर इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स. ठीक है, तो ये लोग जो थे इंडस्ट्रीज में काम करते थे, अच्छे अच्छे पोजीशंस में काम करते थे, बिजनेसमैन होते थे, प्रोफेशनल्स होते थे. एंड लेट मी टेल यू, दे वर द एजुकेटेड वन आल्सो. तो दे वर आइडियाज ऑफ लिबरल मिडिल क्लास. अब यहाँ बात हो रही है कि ये जो मिडिल क्लास इमर्ज हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास जो है एक ऐसा क्लास था जिसकी वजह से सोसाइटी में काफी सारे चेंजेस आए थे. फ्रांस में हम लोगों ने देखा था सबसे जो ज्यादा चेंजेस आए थे, जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो मिडिल क्लास की ही देन थी. तो ये चेंजेस जो है इनका आइडियाज क्या था, लिबरल मिडिल क्लास जो थे इनका आइडियाज क्या था? तो देयर आइडियाज वाज नेशनल यूनिटी. सबसे पहला आइडिया उनका क्या था? नेशनल यूनिटी. दैट मीन्स कि नेशन का फॉर्मेशन हो और उनके बीच में एक यूनिटी बने. ऑफ कोर्स जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया इज द नेशन स्टेट. इंडिया एक कंट्री है और वी आर यूनाइटेड विथ ईच अदर, हम लोग एक है. ठीक है, तो इनका सबसे पहला जो यही था कि नेशनल यूनिटी बने, फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस एंड गेन पॉपुलैरिटी. इसके इनका सबसे पहला जो इनका मोटिव था, दैट वाज द नेशन यूनिटी. एक कंट्री का फॉर्मेशन हो, कंट्री में यूनिटी बने, और साथ ही साथ ये यूनिटी बन के क्या करे, सबसे पहले किस पर जो है वार करे. तो सबसे पहले वार करे अबाउट द एरिस्टोक्रेटिक, जो पावरफुल प्रिविलेज्ड जो क्लास थे. एरिस्टोक्रेसी की हम लोग बात कर लेंगे, किंग्स की बात कर लेंगे, चर्च की बात कर लेंगे. तो ये जो क्लास था जिनको बाय बर्थ प्रिविलेज मिलता था, ये इनको एबोलिश कर रहे थे, और ये आइडिया जो था वो बहुत पॉपुलर हो रहा था बाय द लिबरल मिडिल क्लास. ओके, तो यहाँ पर बात हो गई कि एरिस्टोक्रेसी जो थे वो हाउ दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, और उनकी लिविंग कैसी थी, एंड हाउ द न्यू मिडिल क्लास, न्यू लिबरल मिडिल क्लास इमर्ज्ड. ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन आपका दो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं. वन बिलोंग टू एरिस्टोक्रेसी एंड अनदर बिलोंग टू न्यू मिडिल क्लास. तो एरिस्टोक्रेसी से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि राइट अबाउट द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी
लंदन एरिस्टोक्रेसी ऑफ यूरोप, ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हम नहीं कहेंगे, बट यहाँ ये आप जरूर कह सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ये आप लोगों को भी नहीं मालूम होता है, हम लोगों को भी नहीं मालूम होता है, तो डेफिनेटली यू शुड गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो एरिस्टोक्रेसी के बारे में आपको बताने होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। और द अनदर क्वेश्चन बनेगा अबाउट द मिडिल क्लास, तो आपका क्वेश्चन बन सकता है हाउ द न्यू मिडिल क्लास इमर्ज इन यूरोप, यूरोप में जो न्यू मिडिल क्लास कैसे, न्यू लिबरल मिडिल क्लास जो है कैसे इमर्ज हुआ। तो यहाँ पर आपको इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास के बारे में लिखना पड़ेगा, उसके आइडियाज के बारे में लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। ओके देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।